सर्वेभ्यो नमः। हम सभी दर्शन शास्त्र पर चर्चा कर रहे थे और आज हम, जैसा कि इसके पहले की वीडियो आपने देखी होगी दर्शन शास्त्र की, तो उसमें यह बताया गया था कि दर्शन क्या है और दर्शन शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है क्या है और शास्त्र क्या है, शास्त्र शब्द से क्या अभिहित होता है। दर्शन शास्त्र में जो शास्त्र शब्द है इसको इसके पूर्व की वीडियो में आपने देखा होगा। तो अभी हम, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि फिलॉसफी एक शब्द है, बहुत ही प्रचलित है और अंग्रेजी भाषा में प्रयोग होता है इसका, फिलॉसफी शब्द का। तो ये फिलॉसफी और दर्शन क्या एक ही है अथवा अलग अलग? जो विदेशी हैं दार्शनिक उनको फिलॉसफर कहा जाता है और उनके लिए ही प्रायः फिलॉसफर शब्द का प्रयोग होता है। और फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी को ही प्रायः सभी दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। तो क्या दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी में कोई भेद है अथवा एक ही है? इसके पर्यायवाची की, जैसे दर्शन शास्त्र को ही अंग्रेजी में फिलॉसफी कहा जाता है। वास्तव में क्या भेद है अथवा भेद नहीं है, ये हम आपसे अभी चर्चा करते हैं कि फिलॉसफी शब्द से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, पाश्चात्य जो दार्शनिक हुए हैं उनके लिए ये फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है और उन पाश्चात्य दार्शनिकों के अतिरिक्त प्रायः भारत में भी यह शब्द प्रचलन में चल पड़ा। तो फिलॉसफी शब्द में दो शब्द समाहित हैं, एक फिलॉस और सोफिया। ठीक है, तो फिलॉस शब्द से क्या अभिप्राय है? सबसे पहले, जब मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी शब्द के अर्थ को जानने के लिए हम उसे तोड़ते हैं, प्रकृति प्रत्यय निकालते हैं। यहाँ तो यह अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए हम इसको तोड़ करके सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं कि फिलॉस शब्द से क्या अभिप्राय है। तो फिलॉस शब्द का मतलब होता है प्रेम या अनुराग। ठीक है, और सोफिया शब्द से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? विद्या। ठीक है, प्रेम या अनुराग और सोफिया शब्द का मतलब होता है विद्या। अब ये शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया जाता था, इसका उद्भव कैसे हुआ फिलॉसफी शब्द का? तो यहाँ पर भी देखिए, सबसे पहले प्रचलन में यह आया ग्रीस देश में। ग्रीस देश में सबसे पहले इसका प्रचलन हुआ। तो मतलब इसका सबसे पहले प्रयोग जो किया गया वो कहाँ किया गया? ग्रीस देश में। ठीक है, और प्रसिद्ध ऐतिहासिक हेरोडोटस हुए हैं। हेरोडोटस का नाम आपने इतिहास पढ़ा होगा तो सुना होगा। तो इन्होंने विक्रम पूर्व 5वीं शताब्दी में सर्वप्रथम क्रीसस के द्वारा दार्शनिक सोलन के लिए इस शब्द का उल्लेख किया हुआ है। किसके लिए? दार्शनिक सोलन के लिए फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया हुआ है। कब किया हुआ है? विक्रम पूर्व 5वीं शताब्दी में। ठीक है, उन्होंने कोई इतिहास लिखा होगा और उस इतिहास ग्रंथ में इस शब्द का प्रयोग किया है। सुकरात भी दार्शनिक हुए हैं और इन्होंने भी उस समय के प्रसिद्ध, जो विज्ञान आदि प्रसिद्ध थे उस समय, विषयों के व्याख्याता सोफिस्ट लोगों से स्वयं को पृथक करने के लिए कि कोई भी विज्ञान आदि में या अन्य विषयों में विद्या नैपुण्य अर्जित करके जो भी विद्वान रहे होंगे उनसे स्वयं को पृथक करने के लिए फिलोसफर, यानी अपने आप को इन्होंने क्या कहा कि मैं फिलोसफर हूँ। विज्ञान आदि विषयों के व्याख्याता जो सोफिस्ट आदि हैं उनसे स्वयं को पृथक करने के लिए इन्होंने स्वयं को क्या कहा? फिलोसफर कहा। फिलोसफर यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बताया कि मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हूँ, यानी कि मैं फिलोसफर हूँ। तो दूसरी बार ये शब्द का प्रयोग किया गया इसके द्वारा, दार्शनिक सुकरात के द्वारा। ठीक है, सबसे पहली बार इसका प्रचलन ग्रीस में हुआ। दूसरी बार इसको ऐतिहासिक जो हैं हेरोडोटस, उन्होंने इसका प्रयोग किया अपने इतिहास ग्रंथ में। और फिर सुकरात दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने भी अब स्वयं को दार्शनिक बतलाया कि मैं दार्शनिक हूँ, अन्य विद्याओं से रहित।
ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। ठीक है, तो क्या मतलब इसका निकला? फिलॉसफी शब्द का अर्थ हुआ कि विद्या का प्रेम या विद्या का अनुराग। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अर्थ स्पष्ट हो रहा होगा कि दर्शन शब्द का क्या अर्थ मैंने आपको बताया था और फिलॉसफी शब्द का क्या अर्थ हुआ। विद्या का अनुराग, विद्या के प्रति अनुराग यानी ज्ञान को जानने की अभिलाषा। अब किस प्रकार के ज्ञान को जानने के लिए इन्होंने फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया, ये भी देख लेते हैं कि जो विद्वज्जन जीव जगत ईश्वर या सामाजिक तत्वों की छानबीन करने में प्रयत्नशील होते थे उन्हें फिलोसफर कहा जाता था, विद्यानुरागी। ठीक है, प्रायः मिलता जुलता ही है, लेकिन दर्शन ही फिलॉसफी है ये तो इस अर्थ से नहीं कहा जा सकता कि दर्शन ही फिलॉसफी है। ठीक है, तो जो विद्वज्जन जीव जगत ईश्वर या सामाजिक तत्व, देखिए इनकी फिलॉसफी में सामाजिक तत्व की भी छानबीन की जा रही है, लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में तो ऐसा नहीं है। केवल आत्मचिंतन और तत्वचिंतन पर ही बल दिया जाता है, ईश्वर पर ही बल दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक तत्वों की छानबीन करने में प्रयत्नशील होते थे, उन्हें फिलोसफर यानी विद्यानुरागी कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थ स्पष्ट हो गया होगा आपको कि फिलॉसफी और दर्शन क्या है। देखिए अब दर्शन ये तो हो गया फिलॉसफी की विद्या के प्रति अनुराग, ज्ञान के लिए प्रयत्नशील। अब जो भारतीय दर्शन है, पाश्चात्य फिलोसफर जो थे उन्होंने बौद्धिक चिंतन पर बल दिया। किस पर बल दिया? बौद्धिक चिंतन को उन्होंने प्रधानता दी, उनके लिए बौद्धिक चिंतन ही सर्वोपरि था, बौद्धिक चिंतन ही दर्शन है, उनके लिए फिलॉसफी है। लेकिन भारतीय के लिए, भारतीय दर्शन में तत्व चिंतन, आत्म साक्षात्कार, अपरोक्षानुभव ही दर्शन है। दर्शन से अभिप्राय मैंने आपको बताया था कि देखना, तो देखना किसे? आत्म साक्षात्कार, स्वयं को, आत्मा को। तो दर्शन शब्द से क्या अभिप्राय हुआ कि आत्म साक्षात्कार, अपरोक्षानुभूति, तत्व चिंतन। और भारतीय दर्शन का जो लक्ष्य रहा है वो त्रिविध दुख निवृत्ति, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, 3 प्रकार के दुख होते हैं। इन 3 दुखों की निवृत्ति यानी कि इसका सदा के लिए नाश हो जाना और परम आनंद की प्राप्ति, स्वरूपानंद की प्राप्ति ही दर्शन का परम चरम लक्ष्य है। हाँ, ये आप देखेंगे आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन तो भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रायः एक ही इनका जो लक्ष्य है एक ही है। पहुंचाने के मार्ग अलग अलग हैं, ये कह सकते हैं। सांख्य किसी और मार्ग से जाता है, वेदांत किसी और मार्ग से, न्याय किसी और मार्ग से, लेकिन कराते ये दुख निवृत्ति ही है प्रायः सभी आस्तिक दर्शन। ठीक है, तो ये इनका लक्ष्य हुआ। तो हमारा भारतीय दर्शन आत्मचिंतन, और इसमें जो है आत्मचिंतन तत्व साक्षात्कार के जो साधन हैं, श्रुति और तर्क, आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानो, इस पर भी बल दिया गया है, ये भी इसमें समाहित हैं। तो जब हम श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार, अपरोक्षानुभूति करते हैं तो वही दर्शन के अंतर्गत आता है, वही दर्शन कहलाता है। ठीक है, ये भारतीय दर्शन का मूल मंत्र है, प्राण है। आत्मानम विद्य, आत्मा को जानो। आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, मैत्रेयी, ये ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रोक्त है। ठीक है, तो ये हमारा भारतीय दर्शन है और एक तरफ ये फिलॉसफी है। यह भी आपको समझ में आ गया होगा कि फिलॉसफी ने बौद्धिक तत्व पर, बौद्धिक चिंतन पर बल दिया और भारतीय दर्शन ने आत्म साक्षात्कार, अपरोक्षानुभूति पर बल दिया। और विद्या अनुराग, ज्ञान के प्रति अनुराग करना जो है, इसका परम चरम लक्ष्य है। किसका? फिलॉसफी का। और जो भारतीय दर्शन है उसका लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार करना और त्रिविध दुखों की निवृत्ति और स्वरूपानंद की प्राप्ति।
आशा है आपको यह अंतर वैविध्य समझ में आया होगा। प्रायः हम भी सभी अंग्रेजी में बहुत स्मार्टनेस दिखाने के लिए फ़िलॉसफी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन फ़िलॉसफी और दर्शन में भेद प्रायः देखा जा सकता है। बहुत ही पृथक पृथक हैं ये, और पृथक पृथक एक तरीके से नहीं भी हैं और हैं भी, मतलब हैं भी और नहीं भी हैं। एक तरीके से इनमें अंतर दृश्यमान भी होता है, और ज्ञान के लिए प्रयत्नशील होना, ईश्वर के लिए चिंतन करना, इनका यही लक्ष्य है। यानी कि ये पूरी भारतीयों की जो विदेशी फिलोसफर थे, नकल करने का प्रयास किया, किंतु पूरी तरह ये कर नहीं पाए। तो ये अंतर आपको दिखाई पड़ गया होगा कि फिलॉसफी और भारतीय दर्शन में क्या अंतर है, क्या भेद है, ये एक हैं अथवा नहीं। ठीक है, आशा है आपको यह समझ में आया होगा। अब दर्शन शब्द का प्रादुर्भाव कहाँ से होता है और भारतीय दर्शन कितने हैं, आस्तिक और नास्तिक, ये दो प्रकार से इनका विभाजन किया गया है, ये हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। तो बने रहिए। ये देखिए, ये किसी एक विशेष वर्ग के लिए परीक्षार्थी हैं जो उनके लिए भी उपयोगी है, जो परीक्षार्थी नहीं है उनके लिए भी उपयोगी है, संस्कृत वाले हैं उनके लिए भी, जो ज्ञान पिपासु हैं उनके लिए भी, सभी के लिए यह कक्षा, यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इससे लाभ ले सकते हैं कि हमारा भारतीय सनातन क्या है, दर्शन क्या है, वेद क्या है, इत्यादि धर्म, संस्कृति और वेदों से संबंधित जो भी जानकारी है, ये आपको दिव्य संस्कृत रसाम्बुधि, जैसा कि इस संस्था का नाम ही मैंने रखा है दिव्य संस्कृत, तो जो भी हमारी आध्यात्मिकता है उसे मैं प्रकट करने की, उजागर करने की का प्रयास निरंतर करती रहूँगी। तो आप जुड़ सकते हैं मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद।